प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी खास पेपर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसको जितनी चर्चा में होना चाहिए तो उतना चर्चा में नहीं है। देश भर के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा तमाम श्रमिक संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, विभिन्न शिकायतों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर कल से हड़ताल पर है। अखिल भारतीय 2 दिन की हड़ताल के अंतर्गत तमाम बड़े संगठन शामिल हैं, जिसमें बैंक से जुड़े हुए संगठन है, LIC से जुड़े हुए संगठन है, रेलवे से जुड़े हुए समेत शायद ही कोई ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिससे जुड़े हुए कर्मचारी इस मसले को लेकर हड़ताल पर नहीं है। वित्तीय वर्ष का आखिरी समय चल रहा है और इस दौरान 2 दिन की इस हड़ताल ने देश के कामकाज को बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है। इसी पर हमारी आज की बातचीत है। हमारा विषय है यूनियन लामबंद, देश में काम बंद। संदर्भ यह है कि जब काम की सबसे ज्यादा जरूरत है तब उस काम को करने वाले लोगों को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें अपना कामकाज ठप करके देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार 8 साल से है। इस सरकार का यह दावा है कि उसने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है, लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास किया है और उसके प्रयासों के बेहतर परिणाम भी आए हैं। लेकिन इससे उलट एक तरफ किसान आंदोलन के माध्यम से देश ने देखा कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो कृषि कार्य से संबंधित है वह सरकार के प्रयासों के संदर्भ में नाराज होकर देश की राजधानी में धरने पर बैठी और अब तमाम संघ संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हड़ताल पर हैं। तो जानने में दिलचस्पी है कि जब सरकार की मंशा लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की है, उसकी दिशा में तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो ऐसे में इन संगठनों को नाराजगी किस बात पर है? क्या देश की सरकार वास्तविक मुद्दों को नहीं समझ रही या देश की सरकार जिनकी भलाई के लिए काम कर रही है उन्हें समझा नहीं पा रही? इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। समझेंगे उनसे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते उन्हें लगता है कि आने वाला समय कष्टपूर्ण है, आने वाला समय बड़े संकट की ओर दावत दे रहा है, आने वाला समय उनके जीवन को अभिशप्त करने जा रहा है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि नो रेस कैन प्रॉस्पर टिल इट लर्न्स देयर इज एन मच डिग्निटी इन टिलिंग अ फील्ड एज राइटिंग अ पोएम। अर्थात कोई जाति भी तब तक प्रगति नहीं कर सकती जब तक वह यह न सीख ले कि खेत जोतना कविता लिखने के समान ही सम्मान की बात है। बुकर टी वॉशिंगटन के द्वारा जो ये कहा गया था, ये देश के राजनेताओं के संदर्भ में या किसी भी देश की सत्ता के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि वो तमाम नीतियां अपने कमरों में बैठकर जो तैयार करते हैं उसके केंद्र में उस व्यक्ति के लिए भी सम्मान होना चाहिए जो खेत में पसीना बहा रहा है या मजदूर के तौर पर कारखानों में अपने परिश्रम से माल उत्पादित कर रहा है। अगर उनके प्रति सम्मान होगा तो शायद नीतियों में वह संवेदनशीलता भी दिख जाएगी जिसकी अपेक्षा कामगार वर्ग करता है। क्या वर्तमान में ऐसा किया जा रहा है? इस रोशनी में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में वर्तमान में धर्मराज महापात्रा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं सीडू एवं CPM छत्तीसगढ़ इकाई के। हमारे साथ में अमरजीत कौर जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। हमारे साथ में श्रीकांत मिश्रा जी होंगे जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के, और साथ ही शिव गोपाल मिश्रा महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं मेल्स यूनियन। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी तमाम नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत धर्मराज जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं आपसे कि देश की सरकार ने तमाम कदम उठाए बैंकों के संदर्भ में बेहतर स्थिति करने के लिए, LIC के संदर्भ में बेहतर स्थिति करने के लिए, रेलवे की दशा को सुधारने के लिए। आपका इन सुधारों को लेकर हमेशा विरोध क्यों रहता है? जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है सरकारों को यह शिकायत है कि आपका काम उसमें अवरोध डाल रही है। यह अवरोध इतना प्रिय क्यों है या इनके जो दावे हैं उसमें वाकई सत्यता का अभाव है? देखिए हिमांशु जी, जो बात आपने कही है, आपने शुरुआत में ये कहा जी। कि अगर सरकार की संवेदनशीलता होगी तो हर सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, या उसकी अगर संवेदनशीलता होती तो उसकी नीतियों में भी उसका प्रतिध्वनि या उसकी प्रतिछाया कहीं ना कहीं दिखती। लेकिन हकीकत ये है, इस सरकार ने पिछले 8 सालों के दरमियान ये प्रमाणित किया कि सरकार की कथनी और करनी के बीच में भारी अंतर है।
तमाम चीजों में वो चीज प्रतिफलित हुई है। आप देख लीजिए, ये वही सरकार है जो कहती थी कि हर खाते को 15 लाख मिलेंगे, उसके बाद उन्होंने अपने ही उस वादे को जुमलों में तब्दील कर दिया। ये वही सरकार थी जो कहती थी कि हर साल 2 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न करेंगी। आज अगर उन पर आप सवाल उठाएं तो आपको देशद्रोही का तमगा लगा दिया जाए। ये वही सरकार है जो ये कहती थी कि हम जो है किसानों को उपज का सही दाम देने के लिए किसी व्यक्ति ने नहीं, संगठन ने नहीं, सरकार ने जो एक समिति बनाई थी, जिस समिति का नाम था स्वामीनाथन समिति, जिसने ये सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम देने के लिए C2 फार्मूले का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है किसान को फसल की पैदावार में जो भी लागत लगती है उस लागत पर उसका परिवार और उसका खुद का श्रम वो जोड़कर जो है उसकी उपज का दाम निर्धारित होना चाहिए। ये सरकार वही सरकार है जो ये कहती थी कि पिछली सरकारों ने जो है मजदूरों के खिलाफ तमाम गलत किस्म के कदम उठाए और हम आएंगे तो इन सारी चीजों के अंदर बदलाव लाएंगे। हकीकत क्या है आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आपदा को अवसर में बदलो। अवसर किसके लिए? यही तो प्रश्न है आज कि अगर इस आपदा के दरमियान प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति रही। एक उदाहरण केवल आपको मैं देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर 7.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर वापस आए, क्योंकि 4 घंटे की जिस नोटिस पर जिस सरकार ने लॉकडाउन देश में थोप दिया, उसके बाद जो कारखाना बंदी हुई, लाखों की संख्या में लोगों को अपने हाथों से रोजगार खोना पड़ा। बड़े पैमाने पर कारखाना बंदी होने से उन्हें घर वापस लाना, लेकिन सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। और जब संसद में इस पर सवाल उठ रहे हैं और उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर आप ये बता दीजिए कि कितने लोगों की सड़कों पर मौतें हुई, सरकार कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो उस रोशनी में इस सरकार की कथनी और करनी में ये बुनियादी अंतर है। और कोई भी मजदूर को कभी हड़ताल करने में मजा नहीं आता। ये जो आरोप है कि हम जो है हर चीज में अवरोध, उल्टा है। हकीकत ये है कि आप मुझे बताइए, जिस तरीके से किसानों को लेकर इस सरकार ने कानून बनाए और 3 काले कृषि कानून बनाए, जिसके जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का अधिकार उनसे छीन लिया, जिसके जरिए संविदा खेती को का अधिकार देकर उनकी जमीनें भी कॉर्पोरेट पर के हवाले करने का फैसला ले लिया, जिसके जरिए इस देश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और अगर सरकार खुद खरीद नहीं करेगी तो एफसीआई के गोडाउन में अनाज नहीं जाएगा, और एफसीआई के गोडाउन में अनाज नहीं जाएगा तो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को जो राशन देने की व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म कर देगी। कि सरकार कह रही है हम किसानों की आजादी के लिए कानून बना रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमने तो ये आजादी मांगी नहीं थी, हमने तो आपसे केवल ये मांगा था। महापात्रा जी, मैं बहुत विनम्रता से बीच में रोकने के लिए मजबूर हूं। एक बात से आपकी बात नहीं, मैं क्योंकि मेरी बात जो चाहता था वो अभी तक नहीं आ पाई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान के हड़ताल को जायज ठहराने के लिए धर्मराज महापात्रा जैसे विद्वान के पास में कोई तर्क नहीं है कि वो एक दलील ये दे पाते कि ये हड़ताल क्यों है। आप इतनी देर तक बोले, लेकिन आपने संदर्भ क्या दिए? वो कृषि कानून के संदर्भ में जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। आप उन नीतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं जिस पर अभी चर्चा नहीं है। हमारी ये जानने में दिलचस्पी, आगे क्या हो गया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिसके चलते जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है, काम का अतिरिक्त लोड है कर्मचारियों के ऊपर और साथ ही जनता से जुड़े हुए तमाम विषय इस समय कार्यालयों में लंबित हैं, ऐसे समय पे आपने हड़ताल करके काम ठप्प कर दिया। परेशान तो आम जनता ही हो रही है। क्या पहाड़ टूट रहा है जिसके चलते इस समय पे हड़ताल का फैसला लेना पड़ा? धर्मराज जी, इस पर रोशनी देना। जरूर, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि किसानों के बारे में उन्होंने जो कानून बनाया, किसान ने कहा हमें आजादी नहीं चाहिए, ठीक इसी तरीके से देश के मजदूर जिस लंबे संघर्षों के बाद इस देश में जो जीने का थोड़ा बहुत अधिकार हासिल किए, चाहे वो श्रम का न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, भविष्य निधि कानून का अधिकार हो, ईएसआई का अधिकार हो, ग्रेच्युटी का अधिकार हो, 8 घंटे के काम का अधिकार हो, सरकार ने मजदूर संगठनों की आपत्ति के बावजूद जिस तरीके से कृषि कानून में बदलाव किया संसद में अपने संसदीय बहुमत का दुरुपयोग करके, ठीक उसी तरीके से अपने संसदीय बहुमत का दुरुपयोग करके मजदूर संगठनों की आपत्ति के बिना ये सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आपत्ति की, उन्होंने उन सारे कानूनों को खत्म कर दिया और उसे श्रम संहिता में बदल दिया। और आपको मालूम है आज जो कानून है, अगर आप उसको कोड बना देंगे श्रम संहिता, तो चुनाव के दरमियान चुनाव आचार संहिता होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या वायलेशन होता है आपको मालूम है? जो कानून था उस कानून को आपने संहिता में बदल दिया और उसके जरिए मजदूरों के जीने का अधिकार आपने खत्म कर दिया, छीन लिया। मजदूरों को जो है मालिकों के रहमो करम पर छोड़ दिया। उस कानून का एकमात्र मकसद है कि जब जरूरत पड़े नौकरी पर रखो, जब जरूरत पड़े उसके बाद काम से बाहर निकालो, यानी हायर एंड फायर को आपने वैधानिक दर्जा दे दिया। तो यही तो बात, उसी बात पर मैं आ रहा था कि सबसे बड़ी मांग इस हड़ताल की है कि हम जो है श्रम कानूनों को अमल में लाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने उन श्रम कानूनों को ही बदल दिया और ये कह रहे हैं कि हम इसके जरिए जो है मजदूरों का उद्धार कर रहे हैं।
उस कानून का नतीजा ये है, उस कानून में यह प्रावधान किया गया कि ऐसे सारे कारखाने जहां 300 से कम मजदूर काम करेंगे वहां जो है ये श्रम कानून लागू ही नहीं होंगे। अब भारत की आज की अर्थव्यवस्था के अंदर जहां 94% से अधिक हिस्सा हमारा असंगठित क्षेत्रों में है, वहां 300 से कम मजदूर ही काम करते हैं, यानी उन सारे कारखानों को आपने श्रम कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। उसका अर्थ है उन कारखानों में काम करने वाले मजदूर, उनका जो जीने का अधिकार है आपने खत्म कर दिया। यही मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हो कि उनके उद्धार के लिए बना रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि आप जो है मजदूरों से उनके जीने का अधिकार छीन ले रहे हो। दूसरी बात, इस सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इस आत्मनिर्भर भारत की जो बुनियाद है, आज अगर भारत ने इन 75 सालों का हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस 75 साल की यात्रा के दरमियान भारत ने जो भी प्रगति हासिल की है, उसमें भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, तमाम औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हो। जिस देश में सुई नहीं बनता था, आज अगर वो देश रक्षा उत्पादन की सामग्री का निर्माण कर रहा है, तो उसके सबसे बड़ी बुनियाद है पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। और आपने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पर जो है आप सारे सार्वजनिक क्षेत्रों की नीलामी कर रहे हैं। आप सड़क बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, बैंक का निजीकरण कर रहे हैं, एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके एलआईसी का आईपीओ जारी कर रहे हैं, कोयला खदाने बेच रहे हैं। अरे भाई, इसी देश के अंदर निजी क्षेत्र के पहले जो है 70 के दशक के पहले निजी क्षेत्र के अंदर कोयला खदानें थी। हालत क्या थी? कोयला के लिए जो है सरकार की निर्भरशीलता निजी मालिकों के रहमो करम पर थी, और उसी का नतीजा था कि कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आप छत्तीसगढ़, हमारी जो सबसे बड़ी आन बान और शान है भिलाई का इस्पात का कारखाना, वो इस भिलाई का इस्पात का कारखाना आज उसे निजीकृत करने की आप बात कर रहे हो। ये वही नीति दोहराई जा रही है, और इसे आत्मनिर्भर भारत के नाम पर किया जा रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आत्मनिर्भर भारत की जो आत्मा है, देश की सार्वजनिक क्षेत्र, अगर आप इसका निजीकरण करेंगे तो आप रोजगार के अवसर कहां से उपलब्ध कराएंगे? तो निजीकरण के खिलाफ है सीधे तौर पर जो धर्मराज महापात्रा जी को लेकर है। इसका सबसे बड़ा सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है कि जितने पब्लिक सेक्टर है वही देश की जो वंचित आबादी है उसको आरक्षण के जरिए सुविधा उपलब्ध कराती है। जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो आप केवल रोजगार पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप अपने सामाजिक दायित्व के जरिए समाज के वंचित तबके का जो प्रतिनिधित्व हमारे समाज में आरक्षण के जरिए उपलब्ध है, आप उसे भी खत्म करने के रास्ते पर जा रहे हैं। और हम समझते हैं ये केवल जो है नौकरी, रोजगार या कारखाना बचाने की लड़ाई नहीं, ये देश की आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता की हिफाजत की लड़ाई के साथ इसका गहरा संबंध है। देश के बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर जो देश की जनता की घरेलू बचत इकट्ठा करती है, अगर उस वित्तीय स्रोत पर सरकार का नियंत्रण समाप्त होना, उसका अर्थ केवल आर्थिक स्वाधीनता का खत्म नहीं होना नहीं है, उसका अर्थ होता है देश की वित्तीय स्रोत पर खात्मा, अधिकार खोने का अर्थ होता है देश की राजनीतिक स्वतंत्रता का भी आपका खात्मा करना। और एक पहलू और इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैं केवल एक ही बात विनम्रता से कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो। जी, प्रश्न ये उठता है अवसर किसके लिए? अगर ये अवसर रोजगार वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी करते, देश के मजदूरों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता? लेकिन प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलने के नाम पर श्रम कानूनों को बदलकर उनके लिए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और इनके लिए बर्बादी का कर रहे हैं। काफी लंबा धर्मराज महापात्रा जी ने विस्तार से बताने की चेष्टा की कितना गलत कर रहे हैं, पर दिक्कत यह है धर्मराज महापात्रा जी के साथ में सरकार कोई भी हो, वो जो भी कदम लेती है धर्मराज महापात्रा जी का स्वर या उनकी पार्टी का स्वर यही रहता है। पर जिनके संदर्भ में बात हो रही है उनमें से एक मेरे साथ में श्रीकांत मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के। कौन सा निजीकरण किया जा रहा है एलआईसी का? एक 5%, 10% अगर बाजार में उसकी वाकई साख है, उसके माध्यम से अगर धन उपार्जन की कोशिश सरकार कर रही है, तो इतना ज्यादा भय किस बात का? सरकार को 51% तो देने नहीं जा रही है। थोड़ा श्रीकांत जी बताएं कि किस बात से डर रहे हैं, क्या ऐसी आशंका है जिसके चलते लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है? इस सवाल है, पहले मैं ये साफ कर दूं कि हम लोग डर नहीं रहे जी, लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए जी, वो तर्क ही बेबुनियाद है जी, और आम जनता को गुमराह करते हुए सरकार ने कुछ तर्क दे रही है। पहला तर्क है कि एलआईसी का शेयर अगर बेची नहीं जाएगी तो फिर एलआईसी का विस्तार और विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। जी, ये सबसे बड़ा मजाक है एलआईसी के साथ। जी, दूसरी बात है, सरकार का ये तर्क है कि अगर कुछ शेयर नहीं बेचा जाएगा, चंद कॉर्पोरेट घरानों को अगर शेयर नहीं बेचा जाएगा तो एलआईसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं तीसरी बात है, पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ शेयर बेचा जाएगा
तो जो पॉलिसी होल्डर केवल पॉलिसी होल्डर है वो एलआईसी के मालिक बन जाएंगे। जो तीनों तर्क है ये बेबुनियाद है। तमाम देशवासी इस बात पर गर्व करते हैं कि एलआईसी एक ऐसी संस्थान है जिसका कारोबार 1956 में 5 करोड़ मात्र मूल पूंजी से शुरू हुआ था। आज एलआईसी के पास जो परिसंपत्ति है उसका परिमाण है 39 लाख करोड़, 39 लाख करोड़। और हम कर्मचारी गर्व से कहेंगे कि केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के पैमाने पर डेवलप्ड कंट्रीज में भी कहीं कोई कंपनी नहीं है जो 65 साल के अंदर 5 करोड़ से 39 लाख करोड़ का इंस्टीट्यूशन में तब्दील हुआ हो। दूसरी बात है, एलआईसी का ये जो एसेट है 39 लाख करोड़, उसका सही असेसमेंट तब हो पाएगा जब हम ये जानेंगे कि 39 लाख करोड़ का मतलब भारत में जो एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जी, उसका एसेट से एलआईसी का एसेट 1.1 टाइम ज्यादा है। जो 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो टोटल एसेट है, अकेले एलआईसी का एसेट उसका 3.3 टाइम्स ज्यादा है। और भारत में जो सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यानी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कंपनी एसबीआई लाइफ, उसका एसेट से एलआईसी का एसेट 16.2 टाइम्स ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वित्त मंत्री मैडम ये कहती है कि हमारी देश की सकल घरेलू उत्पाद एक साल में लगभग 134 लाख करोड़ है, हम गर्व से कह सकते हैं कि एलआईसी की जो एसेट है हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद का एनुअलाइज जीडीपी का लगभग 18.2% है। हर साल एलआईसी 5 करोड़ मूल पूंजी के बदले जो सरप्लस जनरेट करती है उसका परिमाण हर साल लगभग 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़। पिछले वित्तीय वर्ष में एलआईसी एक साल के अंदर जो इनकम जनरेट किया था उसका परिमाण है 6,80,000 करोड़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एलआईसी का ये जो जर्नी हुआ है, ये जो प्रगति हुई है 5 करोड़ से 39 लाख करोड़ का, इस प्रगति में, इस वृद्धि में, इस ग्रोथ में भारत सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जहां तक फाइनेंस की सवाल, भारत सरकार ने 1956 में 5 करोड़ दी थी और 5 करोड़ के बदले जिन घरेलू कंपनियों को लेकर के एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1956 में जब एलआईसी का कानून बना, एलआईसी एक्ट 1956, उसमें एलआईसी को कहा गया था क्योंकि निजी कंपनियों को लेकर के राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो एलआईसी का ये जिम्मेदारी बनता है कि उन कंपनियों का भी उनका नुकसान का भरपाई करे। और जब 5 करोड़ मिला था, एलआईसी 5.12 करोड़ यानी जितना पैसा मिला था उससे 12 लाख रुपया ज्यादा उन कंपनी को घुस करने के लिए भरपाई। इसके बावजूद आज एलआईसी का एसेट है 39 लाख करोड़। तो ये कहते हुए एलआईसी का आईपीओ लाना सरासर गलत है कि एलआईसी की अभिवृद्धि के लिए, एलआईसी की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है। ये कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात है, ये कहना सरासर गलत है कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर नहीं बेचा जाएगा तो फिर एलआईसी का अकाउंटेबिलिटी या पारदर्शिता कैसे आएगा। एलआईसी एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है। हर 3 महीने में पब्लिक डिस्क्लोजर रूल के तहत इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर है उसके पास एलआईसी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स दायर करता है। सबसे अहम बात, क्योंकि एलआईसी पार्लियामेंट के एक कानून के तहत बनाया गया है तो एलआईसी केवल कुछ शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल नहीं है, भारत की जनता को अकाउंटेबल है। तो हर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद एलआईसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पार्लियामेंट के पटल पर पेश की जाती है। और जबकि कॉर्पोरेट एंटिटीज चंद शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है, एलआईसी क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, ये भारत की तमाम जनता, 139 करोड़ जनता के पास अकाउंटेबल है थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से। इससे बड़ा अकाउंटेबिलिटी कुछ हो नहीं सकता है। तीसरी बात है, एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स है वो सही मायने में एलआईसी के मालिक है। क्योंकि पूरे दुनिया के पैमाने पर जितने भी कॉरपोरेशन बनाए गए उन तमाम कंपनियों में और एलआईसी में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है
जो भी मालिक होता है वो जब पूंजी देता है तो वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का या डिविडेंड जो है उस मालिक को दी जाती है। लेकिन एलआईसी एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, जबकि 5 करोड़ मूल पूंजी भारत सरकार ने दी थी, लेकिन जब एलआईसी सरप्लस जनरेट करती है तो 95% सरप्लस भारत सरकार को नहीं जाती है, 95% सरप्लस हमारे पॉलिसी होल्डर्स को दी जाती है। तो ये एलआईसी एक यूनिक इंस्टीट्यूशन इसीलिए है कि यदि भी ये कॉर्पोरेट एंटिटी है, 1956 में ही, क्योंकि प्राइवेट निजी कंपनी के मालिक जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके भागने लगे, जनता की गाढ़ी कमाई को अपने व्यक्तिगत खर्च में इस्तेमाल करने लगे, तो एलआईसी को एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से क्रिएट किया गया। और आज तक एलआईसी का जो एक्सपांशन हुआ है, इतना एक्सपांशन हुआ है, हमें गर्व हो रहा है, पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। भारत सरकार जो पब्लिक बोरोइंग्स प्रोग्राम अपनाते हैं, कर्जा लेते हैं, अकेले एलआईसी उसका 1/4 भारत सरकार को कर्जा देती। आज उस एलआईसी को कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के नाम पर आईपीओ बेचने के लिए कहा जाए। हम डर नहीं रहे हैं, हम इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि अगर आईपीओ आएगा, आप जो कह रहे हैं कि 5% 10%, सवाल 5% और 10% में नहीं होगा। बैंकों में यही कहा गया था 5% ही होगा। आज बैंक का 49% शेयर बेचा जा चुका है। बैंक में लगभग मोर देन 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इजाजत दे दी गई है। आज 5% है, कल 10% होगा। और जो बिल कानून जो पास किया गया है, अमेंडमेंट एक्ट, उसमें यह कहा गया है कि 5 साल तक सरकारी हिस्सा 75% रहेगा और उसके बाद जो है गवर्नमेंट का इक्विटी 51% किया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं विनम्रता के साथ हमारे सरकार को, देश के नागरिक के हैसियत से, कि मात्र 100 करोड़ पूंजी दे करके आज भारत सरकार अगर 39 लाख करोड़ की मालिक है, तो फिर उसमें जबरदस्ती 6,325 करोड़ रुपया डाल करके बिना मांगे तो 39 लाख करोड़ का मालिक नहीं हो करके उसका आधे का मालिक होने में औचित्य क्या है। और सबसे अहम बात, लाइफ इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, ये कोई सामान नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस एक वादा है। और जब कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन एक वादा बेचता है, एक प्रॉमिस बेचता है, तो ये लाजमी है वो वादा जब सरकार बेचेगी तो उसका सेंटिटी ज्यादा रहे। कोई निजी या घरेलू कंपनी उस वादा या प्रॉमिस बेचेगा। हम लोग बाजार में देख रहे हैं कितने सारे कंपनी आए हैं, गए हैं, वादा तो किए हैं लोगों को, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए लोगों को लूट करके गए। तो जनता की गाढ़ी कमाई को लूट से बचाने के लिए और देश की जो आर्थिक प्रगति है, क्योंकि एलआईसी आर्थिक विकास प्रक्रिया की रीढ़ है, उस आर्थिक विकास प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग आईपीओ का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कि हम लोग डर रहे हैं एलआईसी का आईपीओ। शिखा जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने कहा कि हम डर नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं तो फिर जाके हड़ताल क्यों कर रहे हैं, काम क्यों बंद कर रहे हैं, वो भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मौके पर, जिस समय पे पॉलिसी लेने के लिए लोग ज्यादा तत्पर होते हैं, उस समय पे आप काम धाम बंद करके बैठे हैं। क्यों बैठे, ये समय क्यों चुना है, इसके संदर्भ में आपका तर्क एक तो ये जानना है। दूसरा, आप बता रहे हैं कि सरकार के होने से विश्वसनीयता आती है, वादे पे एतबार आता है, एक निजी क्षेत्र के द्वारा किए जाने में और एक सरकारी कंपनी के द्वारा किए जाने पे। जिस सरकार को अपनी कंपनी के संदर्भ में फैसला लेने का अख्तियार भी आप देना नहीं चाहते हैं, उसकी साख पर आप कारोबार करना चाहते हैं, थोड़ा विरोधाभास नहीं है? जिस सरकार की क्षमता पर, जिस सरकार के भरोसे पर आपकी कंपनी टिकती है, वो सरकार आपके संदर्भ में कोई फैसला लेती है तो आप सड़क पर उतर जाते हैं। क्या कीमत चुका रहे हैं आप उसकी साख की? सही अच्छा सवाल है। पहला सवाल है कि हमने अगर डर नहीं रहे तो फिर हड़ताल की, जी, ये एक अच्छा सवाल है। मैं आपको यहां बता दूं, आज नहीं, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जी, उस समय चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। हमने इनको कहा कि एलआईसी तमाम प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत में नंबर 1 पोजीशन पर है। जी, एक ट्रेड यूनियन की हैसियत से हमने इनको कहा, हम समझते हैं, हम मानते हैं
कि 99% से भी ज्यादा क्लेम सेटलमेंट करने के बावजूद हम ये एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कुछ एरिया है जहां हमारी इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। हमने उनको कहा 2 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया जाए भारत सरकार, LIC मैनेजमेंट और हमारे यूनियन के बीच। हम ये लिख करके देंगे 2 साल के अंदर LIC में जो कमी, जो शॉर्टकमिंग्स हम महसूस कर रहे हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। आप हमें ये भरोसा दीजिए कि 2 साल तक LIC को IPO हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, निजीकरण हो, किसी के नाम पर LIC को बर्बाद ना करें। लेकिन हमने नहीं डर रहे थे, भारत सरकार ने डरना शुरू किया। भारत सरकार एग्रीमेंट करने से मना करती है। जो इससे जुड़ा हुआ है, हमने ये समय क्यों चुना, मार्च का महीना। हमने ये समय आज नहीं चुने हैं। मार्च 2021 में जब ये पता चला कि LIC में IPO लाने के उद्देश्य से भारत सरकार LIC का जो कानून है, LIC एक्ट 1956, उसमें बदलाव लाने वाली नहीं है, क्योंकि जनता की विरोध को भारत सरकार डर रही है। और जब हमें यह खबर मिला कि LIC एक्ट में बदलाव नहीं करते हुए LIC में जो चेंजेस लाने वाले हैं वो बजट का एक हिस्सा बनाया जा रहा है, तब हमने इसका विरोध शुरू किया मार्च 2021 में। हमने LIC प्रबंधन को चिट्ठी लिखी हमारे संगठन की तरफ से, आप ऐसा मत कीजिए। LIC जो है भारत सरकार के पार्लियामेंट में, हमारे संसद में एक कानून के तहत बनाया गया है। LIC के स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो आइडियली उस कानून में बदलाव होनी चाहिए। लेकिन LIC मैनेजमेंट ने हमारी बात को सुनने की दूर की बात, हमारी चिट्ठी को एक्नॉलेज नहीं। इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा जा रहा है, हम भी मानते हैं बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे लोकसभा के स्पीकर को हमने चिट्ठी लिखा कि जो आप करने जा रहे हैं आपके नेतृत्व में, ये हमारे जनतंत्र के लिए सही नहीं है। LIC जब कानून के तहत बना है तो LIC में कुछ अगर बदलाव होने वाला है, उस कानून में बदलाव होनी चाहिए। बजट में सरप्टिशियसली लोगों को गुमराह करते हुए बजट के प्रावधान में उसको नहीं घुसानी चाहिए। लोकसभा के स्पीकर भी रेस्पॉन्ड नहीं किए। उसके बाद हमने कई सारे कन्वेंशन किए हैं, मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक। एक साल गुहार लगाने के बाद जब भारत सरकार ने नहीं सुनी, यदि भी भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको इस्तेमाल करते हुए एक साल के मेहनत के बावजूद, एक साल की गुहार के बावजूद जब भारत सरकार ने नहीं सुनी, तब हम लोगों ने स्ट्राइक में जाने के लिए मजबूर हुए। एक सवाल है श्रीकांत मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं अमरजीत कौर जी के पास जाना चाहता हूँ। मेरे साथ में शिव गोपाल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सरकार ने नहीं सुनी ये तो बात ठीक है, पर विपक्ष में जो तमाम लोग हैं उन्होंने आपकी सुनी, कोई साथ आया, इसी से कोई उम्मीद जागी जो सरकार में आता है। अभी आप स्वयं उल्लेख कर रहे थे चिदंबरम जी के संदर्भ में, इस समय पर बड़ा अच्छा बोलने के लिए कांग्रेस तैयार रहेगी, पर आप स्वयं बता रहे हैं जब वो सरकार में थे तब वो भी इसी रास्ते पर थे। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जरूर। देखिए, कांग्रेस, मैं ना तो कांग्रेस का समर्थक हूं ना भाजपा के विरोधी है, मैं LIC का समर्थक जी। लेकिन सवाल है, जहां तक निजीकरण का सवाल है जी, कांग्रेस का निजीकरण और भाजपा का निजीकरण में एक गुणात्मक फर्क है जी। कांग्रेस, जहां तक सवाल था, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए कोशिश कर रही थी कांग्रेस जी। लेकिन अब आज के सरकार के समय में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जो निजीकरण की मुहिम छेड़ी गई है वो कांग्रेसी निजीकरण से कई गुना बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। विशेष करके अगर आप नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पढ़ेंगे जी। तो उसमें केवल उद्योगों को या फैक्ट्री को बेचने की बात नहीं कही गई जी। पब्लिक सेक्टर के कब्जे में जो जमीन है जी। उस जमीन को भी मोनेटाइजेशन का हवाला देते हुए उस जमीन को भी कॉर्पोरेट घराने को बेचने की कोशिश की जा रही है। आज इंडियन रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन है जी। इंडियन रेलवेज के बाद दूसरा कोई संस्थान जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। लेकिन आज एक कॉर्पोरेशन, नई कॉर्पोरेशन बनाई गई है, एसेट मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, और तमाम पब्लिक सेक्टर का जमीन को उसको हस्तांतर किया जा रहा है, ये कहते हुए कि उनको मोनेटाइज करो,
इसका मतलब है इसको बेच दो कॉर्पोरेट घराने। कुल मिला के सरकारी संपत्ति को कह ले, जनता की संपत्ति को कह ले, उसे निजी हाथों में सौंपने की निरंतर कोशिश हो रही है। ये बात श्रीकांत मिश्रा जी जैसे श्रमिक संगठनों के नेताओं को अखर रही है कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं अमरजीत कौर जी आपके पास आना चाहता हूं और फिर मैं शिव गोपाल जी के पास आऊंगा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी हड़ताल का आह्वान हुआ, दावा है श्रमिक संगठनों का, इस हड़ताल में बढ़ चढ़कर लोगों ने भागीदारी की, पर कहीं देश ठहरा हुआ नहीं दिखा। दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। इस देश में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? एक किसान, दूसरा मजदूर। किसानों ने बताया कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर संगठन भी बता रहे हैं यह सरकार मजदूर विरोधी है। किसान भी सरकार से नाराज हैं, मजदूर भी सरकार से नाराज हैं। इस सरकार की नीति किसानों के भी खिलाफ है, इस सरकार की नीति मजदूरों के भी खिलाफ है। पर देश में 3 दशक के बाद भी सरकार स्पष्ट बहुमत की इन्हीं की है, चुनाव होते अधिकांश जगहों पर जीत भी इन्हीं की है। क्या आप जनता की वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे या सरकार वाकई समझदार नहीं है? देखिए, सरकार तो ये भरोसे की है ही नहीं जी। इन पे यकीन किसी भी तरीके से किया नहीं जा सकता है। और हम ये चीज बीएसएनएल के साथ जो व्यवहार किया गया था उसको हम देख चुके हैं। जी। जो बैंक्स को कहा गया था, जिसका अभी मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे, और वो क्या हश्र इन्होंने किया है। और इसीलिए एलआईसी के साथियों को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये यकीन के काबिल है ही नहीं। ये बहुत सारा वो कुछ करते हैं जिसके बारे में ये बताते नहीं हैं, और जो ये दावा ठोकते हैं उससे विपरीत काम कर रहे होते हैं। तो सरकार तो भरोसे की है नहीं, ये बात तो एकदम तय है। दूसरी चीज ये है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा दावा है कि ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये तो शिक्षक विरोधी भी है, ये तो विद्यार्थियों के विरोधी भी है, ये तो युवाओं के विरोधी भी है, क्योंकि रोजगार सृजन तो हो नहीं रहा है, बेकारी तो तेजी से बढ़ रही है, बेकारी का जो दर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हर तरीके से ये सरकार असफल है। इसके खिलाफ लड़ना ही एक रास्ता है। लोगों को आगाह करना, उनको बताना, उन तक मैसेज को पहुंचाना, उनको लामबंद करना, उनको सड़कों पे उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी है। केवल अब हम केवल और केवल मजदूर की बात आज हम नहीं कर रहे, हम किसानों के आंदोलन के साथ भी खड़े हो गए थे, और हम विद्यार्थियों के जो दुख है, कष्ट है, उसके साथ भी खड़े हैं। जो शिक्षकों ने समस्याओं को सामने रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, जो बात उन्होंने की है, उसमें भी हम साथ खड़े हुए हैं। और नौजवान, आप ये देखिए हिमांशु जी, कि जिस दिन रिपब्लिक डे हो उस दिन हिंदुस्तान के नौजवानों को रेलवे ट्रैक्स के ऊपर उतरना पड़े ये कहने के लिए कि हमारे रोजगार कहाँ है। इसलिए इस देश के जो सरकार के खुद के आंकड़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसमें 50% से ज्यादा 25 बरस से नीचे का नौजवान है। और हिंदुस्तान युवा भारत है। 35 बरस से नीचे वालों की जो गिनती है ना, वो 70% से ज्यादा है हिंदुस्तान में। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, विद्यार्थियों से पढ़ाई छीनी जा रही है, इलाज जो चाह रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हफ्ते के गैप के बीच में 4 रुपए 80 पैसे एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में लामबंद होना, सड़क पे उतरना, लड़ाई लड़ना, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जो इन्होंने, अब हम ये निजीकरण शब्द का प्रयोग करना हम बंद कर रहे हैं, ये डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण नहीं, ये सरासर और सीधे हमारे प्राकृतिक साधनों को और प्राकृतिक साधनों से जो हमने नेशनल एसेट्स क्रिएट किए हैं उनको, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्री इंडिपेंडेंस में डेवलप होना शुरू हुआ, चाहे आप डिफेंस की बात कीजिए, रेलवेज की बात कीजिए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उस सबको तो ये निजी हाथों में दे करके बेचने के इंतजाम में लगी हुई है। वो भी कोरोना काल में सारी चीज एक्सपोज हो गई कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र तो गायब थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारा पब्लिक सेक्टर सारा मैदान में था। लोगों की मदद में तो पब्लिक सेक्टर खड़ा था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खड़े थे, हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स खड़े हुए थे। तो
एक्सपोज हो गया सारा सिस्टम और मालूम पड़ गया कि प्राइवेट सेक्टर कहां पर खड़ा होता है जब लोगों को जरूरत होती है प्राकृतिक आपदा में या मैन मेड आपदा में, तो कौन किसके साथ कौन खड़ा किसके हुआ है। काम आता है। पर अमर जी, आप जो दलील दे रही है उसके काउंटर में सरकार की भी दलील है। आपने कहा कि इलाज नहीं हो रहा है, आयुष्मान जैसी योजना, चमत्कारी योजना लेकर आए हैं, 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं, इसके बावजूद भी आपको शिकायत है। आपने कहा 4 रुपए 80 पैसे पेट्रोल डीजल का दाम 1 सप्ताह में बढ़ गया। सरकार बता रही है 150 दिन तक दाम नहीं बढ़े, दुनिया में कितने भी बढ़े, इस सरकार के योगदान को आप याद नहीं रखना चाहती हैं। आप बैंकों के संदर्भ में, एलआईसी के संदर्भ में चिंता व्यक्त कर रही हैं। बैंकों में बड़े पैमाने पर धांधली चल रही थी, सरकारी बैंकों की हालत खराब हो रखी थी। कितना एनपीए हो गया, मर्जर के माध्यम से बैंकों की सेहत सुधार दी गई है। जिन बैंकों में निगेटिव था उनके प्रॉफिट के आंकड़े सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं, फिर भी आपको शिकायत है। सरकार का कोई भी काम आपको भाता क्यों नहीं है? भाता इसलिए नहीं है कि 150 दिन इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव इनके सामने था जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी जितना पिछली सरकारें लेती थी उससे 5 गुना 6 गुना ले रहे हैं। आज ये एक्साइज ड्यूटी को कम कर दें तो लोगों को राहत दी जा सकती है। जो आपने बैंक्स के बारे में बात की, तो भाई बैंकों का 13 लाख करोड़ के करीब जो एनपीए है, इन्होंने राइट ऑफ क्यों कर दिया? ये तो बहुत बड़े पैमाने पे उठ के आए थे कि जो सारे एनपीए हम रिकवर करेंगे। तो अगर इनको पैसा चाहिए तो वो पैसा जो है वो एनपीए जो क्रिएट हुए हैं उसको राइट ऑफ करने की बजाय रिकवरी दिखाएं। तो पैसे की अगर इनको जरूरत है, तो जो इंश्योरेंस की बात है, तो वो साथी ने बहुत क्लियरली बताया कि वो एक कंपनी नहीं है, वो तो एक जिंदगी और जिंदगी का सवाल है। तो उसको उस स्वरूप में हम देखते हैं। इसलिए आप जितने भी सवाल कर रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, क्योंकि सबका जवाब अमरजीत कौर जी के पास है। कुल मिलाकर उन्हें सरकार से बेहद शिकायत है। मेरे पास में असल में आज पैनल ऐसा है जिसमें मुझे सबकी शिकायतें पहले सुननी है और जवाब लेने के लिए मेरे पास शंकरलाल तिवारी जी हैं जो स्वयं मजदूर नेता हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो मैं आखिरी दौर की बातचीत पे चलता हूं और शिव गोपाल मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि वह उस संगठन से जुड़े हुए हैं, उस बिरादरी से जुड़े हुए हैं जिस पर देश को गर्व रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे, भारत की रेलवे, वो महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एवं मेंस यूनियन के। भारत का रेलवे कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो, पर भारतीय रेलवे को उसकी समय की पाबंदी, उसके कार्य की गुणवत्ता या कार्य की कुशलता के लिए याद नहीं किया गया। मिश्रा जी, सरकार बता रही है कि उसने जो नए प्रयोग किए हैं उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध करा पाने में वो सफल हो पा रहे हैं। अब इन कोशिशों को लेकर आपकी इतनी शिकायत क्यों है? भारतीय रेलें समय पर चले, ये सपना ही रहा, पूरा तो नहीं हुआ। इसके माध्यम से सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ समय पर भी होगा, दुर्घटनाएं भी बचेंगी, बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, निवेश निजी क्षेत्र के माध्यम से आ पाएगा। आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार की इन कोशिशों को साथ देने के स्थान पर सरकार की इन कोशिशों के खिलाफ आप क्यों रहना चाहते हैं? हिमांशु जी, आपने जो बात कही जी, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय रेल है वो समयबद्धता के साथ चल रही है जी, और पंक्चुअलिटी जो है वो आज के जमाने में बिफोर टाइम गाड़ियां पहुंच रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी संभव हो सकता है सुविधाएं भी जनता को देने का काम किया जाए। कोरोना काल में जिस समय सारे लोगों को घर पे रहने का आदेश दे दिया गया था, उस समय भारतीय रेल का कर्मचारी 11,500 गाड़ियां रोज चला रहा था और एसेंशियल कमोडिटीज को, राशन को, दूध को, पानी को पहुंचाने का काम कर रहा था। तो हमें कोई इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसकी कीमत भी अदा की है। 3,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए गाड़ियों के ऑपरेशन में, चलाने में, मेंटेनेंस में। तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे और थोड़ा काम लिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है जी, कि वैसे तो माननीय मंत्री जी ने एश्योरेंस दिया पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, कि रेलों का निजीकरण नहीं होगा। अच्छी बात है, मैं खुशी है। लेकिन ये जो निर्मला सीतारमण जी बहन जी हैं, हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रेलवे की 26% जो संपत्ति है हम उसको 1,52,000 करोड़ रुपए में बेचने का काम करेंगे। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि
हमारे OHE को आप बेच देंगे, हमारी पटरियां आप बेच देंगे, आप हमारी पटरियों पर कहेंगे कि प्राइवेट लोग आकर के अपनी गाड़ियां चलाएंगे। तो ये भारतीय रेल जो है वो देश की जनता की निशानी है। 2.5 करोड़ लोगों को रोज हम लोग यात्रा कराते हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। वो लोग दूसरा साधन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, इतना सस्ता और सुलभ साधन नहीं मिल सकता है। तो हमको अपना काम करने दीजिए और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो रेलवे के लिए जरूरत है, 60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी में जा रहा है, उसका अपने बजट से हमको देने का काम करें। जो 52,000 करोड़ रुपए पेंशन में जा रहा है, उस पेंशन का भुगतान जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है, सरकार अपने खजाने से करे। तो वो चीजें जो है वो सोचने का सवाल है। बाकी हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है नहीं। सरकार जो है वो जब कांग्रेस की थी तो उन्होंने भी रेल बेचने की कोशिश की थी, और जब आज इनकी सरकार आई है तो ये भी नया जाल लाए, पुराने शिकारी। अब जो है वो मोनेटाइजेशन की बात होती है, तो ये बातें उचित नहीं है। हम आम जन की सेवा में है, हमारा उपभोक्ता सुरक्षित रहे और अपने जो है वो सेवाओं को ठीक ढंग से मुझको दे पाए। हमारे रेलवे मैन का यही उद्देश्य है, और रेलवे मैन का यह भी उद्देश्य है कि हमें रेल अपने लिए तो बचानी है, लेकिन हमें देश के लिए बचानी है। जब भी रक्षा की जरूरत पड़ती है सीमा पर, कभी भूकंप आता है, कभी महामारी आती है, कभी चक्रवात आता है, तो सबसे पहले रेलवे ही वहां पहुंचने का काम करती है। और मेरा शिव गोपाल जी एक सवाल है आपसे बीच में, और अपने चारों पैनलिस्ट जो मेरे से जुड़े हुए थे, धर्मजीत महापात्रा जी भी जुड़े हुए हैं, अमरजीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं, श्रीकांत मिश्रा जी भी हैं, ये बार बार निजीकरण को लेकर शेयर कर रहे हैं, ये सब बेच डाल रहे हैं, ये सब बेच डाल रहे हैं। कौन बेच डाल रहा है, मेरा ये सवाल है। क्या इसे बेचने के बाद में जो पैसे मिलने हैं वो निर्मला सीतारमण के पर्सनल अकाउंट में जाने वाले हैं या नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल अकाउंट में जाने वाले हैं? सरकार की संपत्ति है, सरकार के पास आनी है, सरकार के द्वारा किसी नई जगह पर लगाई जानी है। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन कोशिशों में कोई निजी तौर पर लोग लाभान्वित होने वाले, जो सरकार में बैठे हैं, जो 300 के करीब सांसद है भाजपा के, 303, 304, उन सबके अकाउंट में पर्सनली पैसे ट्रांसफर होने वाले, इसलिए आप डरे हुए हैं या आशंकित हैं या चिंतित हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी सिर्फ एक चिंता है जी, हमारी सिर्फ एक चिंता है कि ये इनके किसी के खाते में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि ये देश की जो संपत्ति है जी, वो ठीक है। आप सरकार है, भारत सरकार है, आपको नीतियां बनाने का हक है। जी, आप जो है वो बहुमत से जीत करके आए हैं, आपकी सरकार है, आप उसको जो है वो अपनी नीतियां बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन जो हमारी सोच है जी, उस पर भी आपको बात करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ बैठिए, बात करिए। आप जितना पैसा जो है वो चीजों को बेच करके हासिल करने की बात करते हैं, हमने अपने माननीय रेल मंत्री से बात की और मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, उन्होंने समझा भी है। हमने कहा कि आप हमारे कारखानों के निगमीकरण की बात कर रहे हैं, हमारे 1900 लोग जो है वो रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री में काम करते हैं और हम 2000 LHB के डिब्बे हर साल बनाते हैं। एक आदमी एक डिब्बा बना रहा है, किसी मामले में वो वर्ल्ड क्लास से कम नहीं है, एलोस्टॉम से कम नहीं है, सीमेंस से कम नहीं है। तो आप इनको बजाय निगमीकरण, मोनेटाइजेशन या ये सब चीजें करने के बजाय हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास उत्पादन बना करके विदेशों में बेचने की बात कर सकते हैं। तो बात यह कि बैठ करके एक वार्ता करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बेचने से आप सिर्फ जो संपत्ति इकट्ठा है उसको बेच करके ही चीजों का निदान हो सकता है। ये कोई रामबाण दवा नहीं है, ये कोई रामबाण दवा नहीं है, शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है। मेरे साथ में शंकरलाल तिवारी जी हैं, जीवन उन्होंने समर्पित किया मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए, और अब एक ऐसी पार्टी में जिसके संदर्भ में सबकी शिकायत है कि आप सिवाय व्यापार करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहते, और व्यापार में भी केवल सेल सेल सेल। तो शंकरलाल जी बताया ना, ये जरा थोड़ा सा, ये हर चीज बेच देने के लिए इतने उतारूलापन क्यों है आप में, इतने उतारू क्यों है? क्या है ऐसा कि कुछ और करना आपको नहीं आता है? हर मामले का समाधान आपको यही लगता है ये हमारे पास है, इसको भी बेच दो, क्यों? मेरा एक प्रति प्रश्न है जी, आपके माध्यम से जी, अपने उन साथियों के लिए जो आज भी चाइना और रूस की तरह सोचना चाहते हैं, जी, उनसे प्रश्न मेरा ये है कि इन इंस्टीट्यूशन को, इन संस्थाओं को जिनके बेचने की बात ये कर रहे हैं,
इनको बेचने की स्थिति में लाया कौन? जी, ये निरंतर घाटे में चले कैसे इन कर्मठ लोगों के रहने के बावजूद? शंकर लाल जी थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, एलआईसी कब घाटे में गई? 5 करोड़ की पूंजी से निर्मित कंपनी आज 39 लाख करोड़ के एसेट्स के साथ लाखों कर्मचारियों के जीविकोपार्जन का आधार है और करोड़ों लोगों के जीवन में भरोसे का आधार है। लोग इस कारण से अपने जीवन में निश्चिंत हैं कि अगर वो दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो उनके पास एलआईसी की पॉलिसी है, इसलिए उनका परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ऐसा काम करने वाली कंपनी तक को भी बेचने के लिए आप उतारू हैं और फिर आप कह रहे हैं कि इस हालत में लाया कौन? थोड़ा कांग्रेस के दायरे से बाहर निकल के बात कीजिए शंकर लाल जी, आपसे तो बड़ी तर्क की उम्मीद है। कांग्रेस के दायरे में बात ही नहीं कर रहा हूं जी, कांग्रेस तो पीछे खड़ी है, सामने तो मेरे दूसरे साथी खड़े हैं जी, जो ट्रेड यूनियन को जी, चला रहे 50-50, 60-60, 70-70 सालों से। जी, पर मैं एलआईसी की बात तो आपने कर दी, ठीक है, आपको मेरी जबान पकड़नी थी, जी, आपने पकड़ लिया। जी। पर क्या एलआईसी के अलावा जो अन्य यूनिट्स हैं जी, उनको बेचने की स्थिति में, निरंतर घाटे की स्थिति में, मैं तो एक लाइन की बात कहना चाहता हूं अपने जी। वरिष्ठ मित्रों से, जी। सब संघर्षशील लोग हैं, इनको मैं नमस्कार करता हूं। जी, पर कोरोना काल की स्थिति को आपने भुला दिया मेरे मित्रों। और जी। कोरोना के कारण देश के अंदर जिस ढंग की महामारी आई, जिस ढंग की स्थितियां बनी और जिस ढंग की सरकार के खजाने की स्थितियां बनी, उद्योगों की स्थितियां बनी, जी, उसको आप भूल गए मेरे मित्रों, मेरे राष्ट्रवादियों। जी, और आप सिर्फ सरकार को डिस्टर्ब करने लगे। जी। जब तमाम मोर्चे में टुकड़े टुकड़े गैंग जी, फेल हो गई, जी, तो ये जो पुराने गिरोह बंदी के नाम पे यूनियन चल रही, क्षमा करिएगा, जी। मुझे सुनिएगा थोड़ी सा, जी, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जी। पर ये शब्द मजदूरों के हित में ही कह रहा हूँ। जी। देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, आदरणीय स्वर्गीय साहिब सिंह जी वर्मा के केंद्रीय श्रम मंत्री थे, लेबर जी। मिनिस्टर थे, उस समय एक सर्वे करवाया माननीय अटल जी ने साहिब सिंह जी से, और देश के अंदर आज तक कभी इन यूनियन वालों ने असंगठित मजदूरों की बात नहीं करी, जो देश के अंदर 50-55 करोड़ है। पर इनका स्टेब्लिशमेंट खर्चा, इनके सारे खर्चे और इनके सारी महंगाई इनको मिलती जाए, इन पे जुड़ती जाए, संस्थाएं निरंतर घाटे में चलती जाए, सरकार के खजाने का पैसा जो अस्पताल में, स्कूल में, गरीब के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में आज असंगठित मजदूरों को 1500 रुपए की पेंशन उत्तर प्रदेश की सरकार देने जा रही है। 1500 रुपए असंगठित मजदूरों को प्रति महीने, और 3000 की पेंशन अलग बनाई है उन्होंने, अटल पेंशन योजना। आपने कभी असंगठित मजदूरों की भी बात करी जो पेट भर खाए हैं, पर उसके बावजूद उनकी कुछ और अपेक्षाएं हैं। जीवन में अपेक्षा, महत्वाकांक्षा सबकी होती है, होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। आप सब योग्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर मोदी जी का सोच जो है ना, जिस दिन उनने पार्लियामेंट को प्रणाम करके पार्लियामेंट के अंदर गए थे, उन्होंने कहा था ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, ये सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, ये सरकार दलितों के लिए समर्पित सरकार है। और इसलिए आप ठीक है, आप मजदूर यूनियन के मालिक हैं, आप डिस्टरबेंस करना चाहते हैं देश को ऐसी स्थिति में जब देश कोरोना की महामारी के बाद परेशान है। आप एक पे एक शंकर लाल जी, मैं थोड़ा विनम्रता पूर्वक रोकूंगा आपको जितने आरोप लगाने आप लगा सकते हैं, लेकिन तर्क पे थोड़ी बात हो जाए। एलआईसी पे बात कही तो आपने मेरे पे आरोप लगा दिया कि मुझे जुबान पकड़नी थी, मैंने पकड़ ली, माफी चाह लेता हूं। रेलवे पे बात कर लेते हैं, आपकी अमूमन जो टिप्पणियां हैं वो रेलवे के समय घाटे में कैसे पहुंचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये देश क्या है। ये देश एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट में यही देखा जाएगा कि मुनाफा कितना हुआ कुल मिलाकर 31 मार्च को, या ये देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका मूल उद्देश्य अपने निवासियों के रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाना और जीवन की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। क्या भारतीय रेलवे से एक मुनाफाखोर कंपनी के व्यवहार की अपेक्षा हम रखते हैं,
या हम भारतीय रेलवे से अपने नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद करते हैं? कोरोना काल की आप दुहाई देते हैं, आपका रेल मंत्री खुलेआम वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट के संदर्भ में इंकार कर देता है। इस मुनाफाखोरी के संदर्भ में क्या तर्क देंगे शंकरलाल तिवारी? पचमढ़ी में बैठक कर रहे शिवराज सिंह चौहान, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का संदर्भ में फैसला ले रहे हैं। एक राज्य सरकार का व्यवहार यह है और देश की सरकार उन्हीं बुजुर्गों के संदर्भ में जब उन्हें जरूरत के समय पर यात्रा करनी है तो छूट देने से इंकार कर देती है। उसके बाद शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं कि बताइए घाटे में लाया कौन? अगर इस प्रकार की सहूलियत देने से, विकलांगों को छूट देने से, मरीजों को छूट देने से, सीनियर सिटीजन को छूट देने से अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो सरकार के पास पैसा टैक्स के लिए देते क्यों है हम? क्या इसके संदर्भ में कोई तर्क है? क्या केवल मुनाफा कमाना सरकारी कंपनियों का उद्देश्य होगा या इस देश के नागरिकों के जीवन को सहूलियतपूर्ण बनाना इन सरकारी कंपनियों का उद्देश्य होगा? शंकरलाल जी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता के मतों से चुनी सरकार है, उसका दायित्व है जो आप कह रहे हैं कि लोगों को जन कल्याणकारी योजना बना करके उन्हें छूट मिलनी चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वृद्धों को मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए, ये ठीक कह रहे हैं। पर आप एक बात भी बताइए कि अगर हमेशा अपन परिस्थितियों को न समझ करके और इन संस्थाओं को घाटे में चलाएंगे तो फिर ये वेतन और भत्ते कहां से आएंगे? तो कुल मिला के आप अपनी सरकार की अक्षमता बता रहे हैं कि यही सरकार के संदर्भ में आप उम्मीद मत करो, ये घाटे में रहेंगी तो हमारे बस की नहीं है कि हम अपने बाकी संसाधनों से इसकी क्षतिपूर्ति कर पाए। मेरे साथ में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं अमरजीत कौर जी भी और शिव गोपाल मिश्रा जी। पहले शिव गोपाल मिश्रा जी का हस्तक्षेप लेता हूं। जी शिव गोपाल जी। मैं ये कहना चाहता था हिमांशु जी, तिवारी जी ट्रेड यूनियन लीडर हैं, हमारे पुराने साथी हैं, मैं कोई उन्होंने जो बातें कही उन पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वैसे भी हम लोग फ्री और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, इसलिए हम लोगों के ऊपर रूस और चीन के कोई ठप्पा नहीं लगा है। हमारी बात यह है कि अभी कोरोना काल की बात तिवारी जी ने कही। कोरोना काल में रेलवे मिनिस्ट्री ने 26.5% ज्यादा माल भाड़ा ढोने का काम किया पिछले जो कोरोना काल से पहले है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम लोगों ने मुनाफा कमाने का काम किया है, उसको चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सही कहा है कि रेलवे की जिम्मेदारी देश के तमाम जो गरीब जनता है उसका ये परिवहन का साधन है। अगर उस परिवहन के साधन को हम लोग जो है वो एक तरीके से कभी सोचेंगे कि इसको निजी हाथों में दे दें, इसकी संपत्तियों को बेच दें, तो इससे क्या होगा कि वो जो साधन है गरीबों का वो उनसे छीन जाएगा। तो ये हमारी लोक कल्याणकारी सरकार की नीति नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति यही होनी चाहिए कि हम अपने को डेवलप करें। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, रेल कर्मचारियों का सवाल है, सब अपनी मेहनत जान दे करके लगे हुए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मैं शंकरलाल तिवारी जी आपकी जानकारी में और बताना चाहूंगा। मुनाफाखोरी देश को बताया गया, अत्याधुनिक किस्म की रेल तेजस हमने ला दी है। क्या किया तेजस ने? जैसे ही कोरोना कॉल आया, यात्रियों का अभाव दिखा, तुरंत यार्ड में खड़ी कर दी गई तेजस। जरूरत के समय पे, आपदा के समय पे, मुसीबत के समय पे तेजस का तेज देखने को देश को मिला नहीं। शंकरलाल तिवारी आपको सनद रहे। लेकिन मेरे साथ में हस्तक्षेप करने जा रही थी अमरजीत कौर जी। मैं माफी चाहूंगा अमरजीत जी, थोड़ा विलंब से आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका हस्तक्षेप। अमरजीत जी आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर दें। मैं ये कह रही थी जो कुछ बात आपने भी कर दी उसके बारे में, पर उसी में ही मैं जुड़ाव कर रही हूँ कि देश की जो संपदा है उसको हमने ये देखा है, जो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट गिविंग है, एक ओनली LIC नहीं, बहुत से और प्रॉफिट गिविंग सेक्टर्स को भी बेचा जा रहा है। और जब हम लोगों ने कहा कि आप प्रॉफिट देने वाले सेक्टर्स को क्यों बेच रहे हो, तो इनके मंत्री का कहना था घाटे वाले के लिए तो कोई खरीदार नहीं आता है, हम तो मुनाफे वालों को ही बेचेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि पब्लिक सेक्टर को घाटे में लाने के लिए प्रोसेस की जाती है ताकि हम कल को कह सकें कि ये घाटे में है, और खरीदार के लिए भी हम कम से कम उसके लिए पैसा जुटाएं। और जैसा हमने देखा किस तरीके से एयर इंडिया गिफ्ट कर दी गई टाटास को। तीसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी वाजपेयी जी के पीरियड में, आज ये मोनेटाइजेशन के नाम के ऊपर मंत्रालय बनाए हैं। ये बेचने का धंधा है और कुछ नहीं है।
हम साफ साफ कहते हैं कि ये बेचने का धंधा है। जब कोरोना काल ने दिखा दिया कि पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ही लोगों की मदद में मैदान में उतरते हैं, उन्हीं के जरिए से आप मेजॉरिटी जनमानस की सेवा कर सकते हैं, फिर उन पब्लिक सेक्टर्स में से कुछ में मुनाफा नहीं देखने की जरूरत होती, वो सेवा क्षेत्र होता है। और हमारे जो बैंक्स और इंश्योरेंस हैं, वो तो हमारे अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, और जो बहुत पैसा देते रहे हैं देश को डेवलपमेंट के वास्ते। हरित क्रांति हुई, व्हाइट क्रांति हुई, वो सारा का सारा और सारा एमएसएमईज को डेवलप करने में बैंकिंग सेक्टर ने मदद किया, इंश्योरेंस सेक्टर का पैसा लगा। आप ऐसा सोने के अंडे देने वाली इन बैंक्स और इंश्योरेंस की बर्बादी क्यों करना चाहते हैं? क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? ये अमरीत कौर जी का सवाल है, लेकिन मेरा सवाल इसके साथ में शंकरलाल तिवारी जी आपसे है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस देश की जायज नीतियों को भी गांधी परिवार के अभी भी राजनीति में सक्रिय रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है? इस देश में एक संतुलित विकास की आधारभूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रखी थी। उसके तहत ये तमाम सार्वजनिक में आई। आपको वर्तमान गांधी परिवार, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, उन्हें खारिज करना है। इसलिए उस परिवार के पुरखों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई उन्हें भी खारिज करना है। क्या इन संस्थाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पनाशीलता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये मेरा आपसे सीधा सवाल है। ये नहीं, खामियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है नेहरू जी की कल्पनाशीलता का। जी, मुझे याद है जी, क्या देश आजाद होने के बाद जी, गांधी का ग्राम स्वराज जी, और मैंने छोटी इकाइयां, लघु उद्योग, जी, इनका सबका मामला गड़बड़ हो गया। मैं उस समय इमरजेंसी से जेल से छूट के आया था। जी, मेरे को पहली बार रीवा आकाशवाणी से एक पत्र मिला कि आपको एक परिचर्चा में भाग लेना है। जी, मैं घबराया, मैं कभी रेडियो में गया नहीं था। जी। 23-24 साल का लड़का था। तो मैंने जब कलेक्शन किया आप जैसे लोगों से, जी। तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि लगभग 350 परियोजनाएं पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, बहुत सम्मानी, मैं उनके प्रणाम करता हूँ, जी। उन्होंने देश के लिए किया होगा। जी। पर इस मामले में जो मेरी जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 350 से अधिक परियोजनाएं विदेशों में जाकर के, जो कारखाने, जो उद्योग बंद पड़ गए थे, मशीनें सड़ रही थी, जी, उनमें सिग्नेचर करके ले आए। जी, उसके साथ साथ उसके कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, स्टाफ ये भी ले आए। जी। और करोड़ों करोड़ अरबों रुपए उन विदेशों में उन फेल इंस्टीट्यूशन को ला करके खड़ी कर दिया। उन 350 में से देश के अंदर वो सब लड़खड़ा गई। देश के अंदर सिर्फ BHEL और मैंने भोपाल की इस तरह की 8-10 संस्थाएं कुल चल रही हैं। बाकी अरबों रुपए का घाटा। और पूरी आजादी के बाद नए भारत का जो सपना था, उसको इन बड़े बड़े उद्योगों को विदेशों से ला करके ना उन्होंने आर्थिक क्षति करी, बल्कि देश के काफी बड़ा ज्ञान दिया शंकरलाल तिवारी के माध्यम से। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही IIM अस्तित्व में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनके दौर में IIT अस्तित्व में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनके दौर में एम्स अस्तित्व में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने भिलाई का स्टील प्लांट लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनके समय पर BHEL जैसे तमाम संस्थान आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनके दौर में भागड़ नांगल बांध बना। इसके बावजूद भी वर्तमान राजनीति उनके योगदान को स्वीकारने के संदर्भ में जब बहुत उदार हो जाती है, तो इतना बोलकर अपनी तिश्री कर रही है, जो शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि उनका कुछ योगदान रहा होगा। बहुत आभारी है देश आपके इस स्वीकारोक्ति के लिए शंकरलाल जी। लेकिन मुद्दे पर मैं वापस आता हूं। कुल मिलाकर वर्तमान क्या निजाम ये दावा करता है कि उसके फैसले इस देश के लोगों के हितों के लिए है, और खास तौर पर जैसा शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि उनकी सरकार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित सरकार है। तो सवाल इस बात का है, जो हमने शुरुआत में कहा कि किसानों के हित की सरकार है, पर किसान 1 साल तक सड़क पर लड़ने के लिए मजबूर होते हैं और आखिरकार उनके हित में लिए हुए फैसले वापस लेने के लिए सरकार मजबूर होती है। वर्तमान में अब तमाम कर्मचारी और मजदूर हड़ताल के रास्ते को अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो श्रम कानूनों में सुधार के संदर्भ में बात है और चाहे सार्वजनिक उपक्रम के संस्थानों के निजीकरण की बात। सरकार अगर वाकई हक में फैसले ले रही है इन संस्थानों के और लोगों के, तो उनको या तो राजी करके दिखाए,
अन्यथा फिर एक दिन अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, तो जिस नेतृत्व पे देश पिछले 2 आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ भरोसा कर रहा है, उस भरोसे पर सवाल खड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार उन आशंकाओं को समय रहते दूर करेगी जिसके चलते तमाम मजदूर और कर्मचारी हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मजबूर हुए हैं। क्या सरकार ऐसा कोई प्रयास करेगी? क्या सरकार ऐसा कोई पहल करेगी? हमें इंतजार रहेगा जानने का। पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, उन मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए जो इस हड़ताल का बुनियादी आधार थे। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधारता है। कैफी आजमी ने निजाम के संदर्भ में जो अपेक्षा, हुकूमत के संदर्भ में, सत्ता के संदर्भ में जो अपेक्षा जाहिर की थी, उसका उत्तर मिलना अभी तक केवल प्रतीक्षा के तौर पर हमारे सामने है। क्या वर्तमान में स्पष्ट बहुमत की सरकार से कोई जायज उत्तर की अपेक्षा हम कर सकते हैं? विचार कीजिए। इसी के साथ मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।